हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसको प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर नई वीडियो मेरे चैनल पर आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। आज मैं जो JKSSB में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मैथमेटिक्स सेक्शन में सेट्स थ्योरी का टॉपिक दिया हुआ है उसको कवर करूँगा और मैं बिल्कुल बेसिक से कवर करवाऊँगा कि जो जैसे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको भी पूरा समझ आ सके कि क्या होगा सेट थ्योरी में और कैसे क्वेश्चंस इस पर आ सकते हैं। मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन ले लें और जो भी मैं समझाता हूँ उसको नोट कर लें कॉपी पे, ताकि वो आपके एक प्रॉपर नोट्स बन सकें और जो आगे आपको वीडियो देखने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े और आपके प्रिपेयर नोट्स जो होंगे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करोगे। शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट बेसिकली अगर इन जनरल लाइफ में मैं देखूँ कि सेट है क्या, तो सेट क्या है, बेसिकली एक कलेक्शन है चीज़ों की, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन है चीज़ों की। जैसे सपोज करके एक फुटबॉल टीम है। फुटबॉल टीम में क्या होगा, जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो मिलके एक टीम बनाते हैं, तो वो क्या है, एक सेट है टीम का, तो उसको क्या बोलूँगा, वो भी एक सेट है। अब जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स, वो भी एक सेट है। पैक ऑफ कार्ड्स, जो कार्ड्स होते हैं वो भी एक सेट हो जाएगा। वो भी एक सेट हो जाएगा, जैसे सेट ऑफ कार्ड्स है वो सेट हो जाएगा। और रिवर्स ऑफ JNK, अगर मैं देखूं कि कौन कौन सी रिवर JNK में आती है, वो एक सेट बन सकता है। और लेक्स ऑफ JNK, वो एक सेट बन सकता है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उसमें कितने वॉवल्स आते हैं, वो एक सेट बन सकता है। सेट बेसिकली क्या है इन जनरल लाइफ में देखे जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इन मैथ्स क्या बोलेंगे, ए सेट इज़ डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। आई होप जो सेट होगा उसकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी कि क्या है, बेसिकली एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। अब आगे जैसे बस अभी तो आपको इतना ही अंडरस्टैंड करना है कि सेट की डेफिनेशन क्या है। आगे आपको और अच्छे से मैं क्लियर करवाऊंगा कि सेट में क्या क्या चीज़ें, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम अप्रोच करेंगे हार्ड लेवल पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। तो अगर सेट है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, कि कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कि मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये एक सेट है। बेसिकली जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे कैपिटल A ले लिया, कैपिटल B ले लिया, या कैपिटल Z, कुछ भी कैपिटल लेटर से उस सेट को रिप्रेजेंट करूँगा मैं। एंड इट्स एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, अगर सपोज करके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो उनको मैं जनरली वो किसी स्मॉल लेटर से, उनको जैसे A B C छोटे वाले, उनसे रिप्रेजेंट करता हूँ। आई होप क्लियर होगा कि सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो उसके एलिमेंट्स होंगे उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये थी रिप्रेजेंटेशन की। अब देखते हैं कि मैथ्स में जनरली हम कौन कौन से सेट्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे जो कॉमन सेट्स हैं उनको कौन कौन से सेट्स हैं। अब जैसे कैपिटल N है, वो हम अगर देखेंगे कि कहीं कैपिटल N दिया हुआ है हमें, तो वो क्या होगा, बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम जनरली N से डिनोट करते हैं। और Z को हम डिनोट करते हैं किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। तो Z कहीं पे भी होगा, मुझे पता लग जाएगा अच्छा ये इंटीजर का सेट है। और Q हम करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, वो एक रैशनल नंबर है। 5/7 ये एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे रैशनल नंबर के सेट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसमें सारे रैशनल नंबर आपके आ जाएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स जैसे एग्जाम्पल दूँ रियल नंबर की, तो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है मेरी, सेट ऑफ रियल नंबर जैसे एग्जाम्पल अगर हूँ 1.33, 2.76, कुछ ऐसे जो होंगे वो क्या होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ जाएगा आपका। और क्या है, जेड पॉजिटिव जैसे दिया हुआ है, तो वो क्या है, पॉजिटिव, जैसे जेड बताया था मैंने, इंटीजर्स का सेट होता है। तो ये पॉजिटिव का साइन जब ऊपर लगाओ तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को। आर पॉजिटिव रियल नंबर्स को, क्यू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को। ये कॉमन सेट्स थे जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ये वाले, तो आप इसको नोट कर लें।
देखें कि अच्छा ये होता है। रोल ऑफ एप्सिलॉन सिंबल, अब एक एप्सिलॉन सिंबल इस सेट थ्योरी में हम जनरली यूज़ करते हैं, वो उस ये एप्सिलॉन सिंबल का क्या रोल होता है तो देखते हैं। जैसे अब कई बार मुझे बताना है कि सपोज करके एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट आ रहा है बी, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा कि ये इस सेट में आ रहा है। तो हम जनरली लिखते हैं कि बी बिलोंग्स टू ए। तो इसके लिए हम ये नोटेशन जो एप्सिलॉन सिंबल है उसका यूज़ करते हैं, बी इस सेट में आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट नहीं बिलोंग करता तो उसको लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो डज नॉट बिलोंग का ये साइन है और बिलोंग्स टू दिस साइन, उसके लिए ये वाला साइन है। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। अब जैसे मैंने सेट्स का बता दिया कि उसको किस कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो उसके एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब पूरा सेट और उसके एलिमेंट मुझे इकट्ठे रिप्रेजेंट करने हैं तो उसके लिए दो फॉर्म्स होती हैं। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें हम जब सेट लिखते हैं, ऐसे लिखूंगा तो उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सारों को इस करली ब्रेसिस के अंदर रखूंगा। जैसे ए बी सी डी, ये इसके सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, ये हो गई रोस्टर फॉर्म, जिसमें जो सेट के सारे एलिमेंट हैं उन सबको मैंने करली ब्रेसिस के अंदर लिखा हुआ है। सो ये थी आपकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और नेक्स्ट है जो वो होती है एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो पोजेस करते हैं एक कॉमन प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट मेरे इस सेट में आएंगे। अब जैसे मैं लिखूंगा कि ए एक सेट है, उसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं एलिमेंट, और एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स इज ए वॉवल। तो एक्स एक वॉवल है। तो इसमें मुझे पता लग गया कि जो एक्स है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, वो एक्स क्या है, वो एक वॉवल है। तो ये क्या हो गई, उसकी सिंगल प्रॉपर्टी हो गई। और इससे मुझे पता लग गया कि ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए ई आई ओ यू। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में। अब जैसे जो पहली एग्जांपल है इसमें दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। तो क्या क्या है, 1 2 3 6 जो भी एलिमेंट्स हैं इन सबको मैंने इसके अंदर करली ब्रेसिस के अंदर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो ऐसे ही सेट ऑफ वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी क्या हो गया मेरे, ये हो गए मेरे रोस्टर फॉर्म हो गई, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये ऑड नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है 1 3 5 और आगे डॉट दिया हुआ है, डॉट्स दिए हुए हैं ताकि ये बताया हुआ कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसी टाइप के जो पहले बताए हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के जो एग्जांपल है उसमें क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, अगर इसको मैंने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये एलिमेंट्स हैं 1 4 9 16 25। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ये मेरा 1 का स्केयर है, ये मेरा 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ऐसे चल रहा है। तो इसमें क्या लिखूँगा, इसमें लिखूँगा a इज़ इक्वल टू एक्स वेयर x इज़ ए स्केयर ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो ये क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे एलिमेंट्स उसी प्रॉपर्टी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर। आई होप अच्छे से जो रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। आगे देखते हैं। अब कुछ सेट्स हैं, जैसे पर्टिकुलर सेट्स के बारे में कई बार आ जाता है कि ये कौन सा सेट है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है आपका, एम्प्टी सेट वो होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट आपके सेट में नहीं होगा।
तो ये सेट क्या होता है बेसिकली, सिंपली इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा मैं, एम्प्टी सेट को सिंपली खाली करली ब्रेसिस के अंदर, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो एम्प्टी सेट के दूसरे नाम क्या हैं, या तो इसको नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई ये है, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। a set which does not contain any element is called the empty set or the null set or void set. So next देखते हैं कि क्या है। अब इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट से ही मुझे पता लग रहा है कि वो वाला सेट होगा, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट सेट क्या होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो डेज ऑफ द वीक क्या है फाइनाइट, तो क्या W सेट होगा वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब S बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो अगर इस इक्वेशन को देखूँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका x इक्वल टू +4 या -4, तो ये भी क्या, इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे +4 और -4, तो ये भी क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। अगर इनफाइनाइट सेट की बात की जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो क्या है मेरा नेचुरल नंबर्स का सेट जो होगा वो क्या होगा मेरा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट, टू सेट्स कौन से होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, तब हम उनको क्या लिखते हैं ए इक्वल टू बी। तो दो सेट कब इक्वल होंगे, जब इसमें और इसमें एलिमेंट्स दोनों में सेम एलिमेंट्स आए। तो जैसे अगर नहीं होंगे इक्वल तो उनको अनइक्वल बोलूँगा और उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी। सो ए इक्वल टू ये दिया हुआ है, बी इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू बी हो गया। तो अगर जैसे ए में थे 1 2 3 4, इसमें भी क्या आ रहे हैं, इसमें भी ऑर्डरिंग जो होगी, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, सिर्फ एलिमेंट्स मैटर करते हैं। अब जिसमें जैसे बी सेट में भी 1 2 3 4 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, बेशक उनका ऑर्डर इधर 3 1 आ गया या पहले 3 आ गया हुआ फिर 1 आया है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ एलिमेंट मैटर करेंगे। अगर एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो वो क्या होगा सेट होगा इक्वल होगा आपका। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये सेट है 1 2 3, अब ये सेट है 2 2 1 3 3, लेकिन इस सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं आपके, बेसिकली एलिमेंट तो आपका 1 और 2 और 3 ही आ रहा है ना एलिमेंट, तो वो किसके बराबर है ए के बराबर, तो ये क्या होगा ए सेट के इक्वल हो जाएगा, दोनों सेट क्या हो जाएंगे इक्वल। जो भी अगर बी में जैसे 2 बार 2 आ रहा है या 2 बार 3 आ रहा है, उसको हम जब एलिमेंट्स देखेंगे उसमें, तो उसमें एक ही काउंट करेंगे कि एक एलिमेंट 2 आ रहा है और एक एलिमेंट 3 आ रहा है और एक एलिमेंट 1 आ रहा है, ना कि उसको मैं 2 बार काउंट करूँगा। सो ये दोनों सेट क्या हो गए इक्वल हो गए। आई होप जो इक्वल सेट का कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक तो इसमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, और दूसरा केस है कि अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको मैं एक ही बार काउंट करता हूँ, ना कि उसको 2 बार काउंट करता हूँ। अब जैसे बी सेट था उसमें मेरे को दिया हुआ था 2 2 1 3 3, लेकिन अब मैं एलिमेंट्स की बात करूँगा तो एक ही एलिमेंट काउंट होगा, जैसे 1 एक बार आया या 10 बार आया उसको मैं एक ही काउंट करूँगा 2 3। अब सिंपली अगर मैं बी सेट को लिखना चाहूँ तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3, क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 ही आ रहे हैं। अब सबसेट क्या होता है, किसी का छोटा पार्ट उसी को बोलते हैं सबसेट। जैसे सेट का छोटा पार्ट है उसको बोलूँगा मैं सबसेट। अब जैसे ए एक मेरा सेट है उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और बी एक सेट है जिसमें आ रहा है 2 3, तो बी क्या होगा, बी में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं जो प्रेजेंट है हमारे ए सेट में, तो बी क्या हो जाएगा मेरा इज ए सबसेट ऑफ ए। सो अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें, अब हम सबसेट की जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि सबसेट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, बोल रहा है कि जो सेट ए है वो सबसेट होगा बी सेट का अगर हर एक एलिमेंट ए सेट का वो किस में होगा बी में।
सो यहाँ जो सबसेट का सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का वो ये होता है। अगर लिखना होगा ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। अब इसमें लिखा हुआ कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी कब, इफ़ जो ए एलिमेंट है बिलोंग करेगा ए को, और वो इम्प्लाई करता है जो ए एलिमेंट है वो बी को भी बिलोंग करता है। तो अगर जो ए एक एलिमेंट है, जो एलिमेंट है ए का, वो ऑटोमेटिकली बी का भी एलिमेंट होगा। सो आई होप क्लियर होगा। अब जैसे एग्जांपल है, ए सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर, जो सेट रैशनल नंबर का होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है रियल नंबर के सेट का। तो वी राइट क्यू इज़ ए सबसेट ऑफ आर। जो रैशनल नंबर का सेट है वो सबसेट है रियल नंबर का। सो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा सबसेट का कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट। अब जैसे पिछली एग्जांपल में था कि क्यू इज़ ए सबसेट ऑफ आर, तो यहाँ इस केस में क्यू मेरा सबसेट हो जाएगा और आर क्या होना था, आर होना था मेरा सुपर सेट। जो आर क्या होगा, सुपर सेट। और इस केस में जो क्यू इक्वल टू आर नहीं होना चाहिए। जैसे एटलीस्ट आर में एक एलिमेंट ऐसा आना चाहिए, जैसे सपोज करके ए और ए सेट है हमारा 1 2 3 और बी सेट है मेरा 1 2 3 4। तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, वो तो क्लियर हुआ। तो बी इज़ ए सुपर सेट ऑफ ए कब होगा, जब एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में वो ए में नहीं है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो एक तो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा। उस केस में हमारा जो ए होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। जब कब होगा, जब बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं है। तो उस केस में जो बी होगा वो हमारा सुपर सेट हो जाएगा और ए क्या होगा, बी प्रॉपर सबसेट होगा। तो देख लेते हैं क्या है। लेट ए बी टू सेट्स, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। सो जैसे एग्जांपल दी हुई है तो ये मैंने क्लियर करवा दी है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा, सिंगलटन, सिंगल मीन्स जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, जैसे ए सिर्फ एक ही एलिमेंट आया तो वो क्या है, सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपका सिंगलटन सेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल्स की बात की जाएगी। अब इंटरवल्स में कई बार क्या होगा कि इंटरवल्स दिए होंगे कि जैसे x की जो वैल्यू है वो ऐसे दिया होगा a b, या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। इस वाले इंटरवल को, जैसे ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं उसके लिए कौन से इंटरवल होते हैं, ये होते हैं आपके ओपन इंटरवल। ये होते हैं ओपन इंटरवल। ये जो होते हैं ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट, इनको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। जो ओपन इंटरवल होते हैं इसमें x जो है, अगर मैं बोलूँगा कि x वैल्यू लेता है a b ऐसे करके, सो उस केस में क्या होगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, a से b तक लाई करेगी, लेकिन उसमें a भी नहीं होगा और b भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैं बोलूँगा x इज़ इक्वल टू, ले सकता है वैल्यू x 2 से 5 तक, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 3 ले सकता है, 3 ले सकता है और 4 ले सकता है, ना ही 2 ले सकता है ना ही 5। तो ये क्या होते हैं हमारे ओपन इंटरवल। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ लेस देन बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स वाई ए वाई। अब वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी ए से बी के बीच में, लेकिन ना ही ए होगी ना ही बी होगी। उसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, एंड इज डिनोटेड बाय, ऐसे उसको ऐसे हम डिनोट करेंगे। वो क्या होता है हमारा ओपन इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल में जो ब्रैकेट्स होंगी वो ऐसे होंगी। उस केस में क्या होगा, वो ये वाली भी वैल्यू ले सकता है और ये वाली भी वैल्यू ले सकता है। जैसे सपोज करके मैंने लिखा x वैल्यू ले सकता है इसमें से भी और इसमें से भी। तो क्या होगा, अगर इसमें दिया मैंने x इक्वल टू 1 और 3, तो इस केस में क्या होगा, जो x वैल्यू ले सकता है वो क्या होगा, वो यहाँ तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है।
तो ये 1 भी इंक्लूड हो गया इसमें, 3 भी इंक्लूड हो गया, और जो इसके मिडल में एलिमेंट्स आएंगे वो भी इंक्लूड हो गए। तो ये कौन सा इंटरवल होता है? ये होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। सो क्लोज्ड इंटरवल भी हो गया। और कई बार ऐसे भी दिया होगा, जैसे स्टार्टिंग में ऐसे दे दिया और फिर दे दिया बी, तो उस केस में वो ए तो वैल्यू नहीं ले सकता। जैसे अगर दिया हुआ है 1 और 3, उस केस में क्या होगी, वैल्यूज़ क्या क्या ले सकता है? जो 1 नहीं ले सकता, सॉरी 2 ले सकता है और 3 ले सकता है। तो जिस साइड ये वाली चीज़ होगी, जिस साइड क्लोज्ड इंटरवल वाली चीज़ होगी, उस साइड का जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे उस सेट के अंदर। अब सपोज करके मैंने क्या लिया हुआ है कि x एक एलिमेंट है, तो जो x की वैल्यू है, x क्या है मेरा, वो ऐसे दिया हुआ है, जैसे 1 और 3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इस केस में x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? x यहाँ तो 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि इस साइड ओपन इंटरवल की ब्रैकेट लगी हुई है। सो आई होप जो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल के केस क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? जितने भी सबसेट बनेंगे, जैसे एक ए सब सेट है मेरा ए, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उन सब की कलेक्शन को क्या मैं बोलूँगा? उसको बोलूँगा पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय, उसको डिनोट कैसे करूँगा? पावर सेट ऑफ ए, उसको पी ऑफ ए करके रिप्रेजेंट करूँगा। एवरी एलिमेंट, और इसके जितने जो भी एलिमेंट होंगे वो एक सेट होंगे। अब सपोज करके मेरा जो ए सेट है उसमें क्या आ रहा है? उसमें एलिमेंट्स है मेरे 1 और 2। तो इसके क्या बनेंगे मेरे, जो पावर सेट क्या बनेगा इसका, वो बनेगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा मेरा 5 नल सेट। तो हर एक जो सेट होगा उसका सबसेट नल सेट ज़रूर होगा। एक ही हो गया, एक होगा 1, एक और 2 और एक 1 2। तो ये मेरा पावर सेट हो गया। इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो खुद एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो ऑल द सब कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। एवरी एलिमेंट इज ए सेट। अब जैसे ये सेट मैंने ड्रॉ किया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? वो क्या होंगे? 2 की पावर m, n या m। जैसे n क्या होगा इसमें? m लिख लो। m क्या होगा इसमें? m होगा कि कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में, एलिमेंट्स इन सेट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है m। अब जैसे a में मेरे सपोज करके 2 एलिमेंट हैं मेरे, a में मेरे 2 एलिमेंट हैं 1 और 2। तो उस केस में पावर सेट के कितने सबसेट बनेंगे? उस केस में कितने एलिमेंट आएंगे पावर सेट में? पावर सेट में आएंगे मेरे 2 की पावर ये वाला 2। अगर सपोज करके 3 एलिमेंट होते तो यहाँ पे 3 हो जाता। तो कितने आने थे, कितने सबसेट बनने थे मेरे? 8 सबसेट्स। आई होप क्लियर होगा। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक सेट दिया होगा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे, फिर उसमें पूछा जाएगा कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो वहाँ आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि इसमें एक किस्म का यूनिवर्स से ही, नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी कंडीशन होगी उसका सारा सेट का सारे सेट मिला के जो भी सेट बनेगा वो सारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो ऑल द पॉसिबल सेट्स ऑफ ए गिवन सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करके एक स्कूल है, मैंने उसमें बोला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम वाले हैं। तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो भी स्कूल के सारे बच्चे होंगे वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त किसकी बात की जा रही है? एक पर्टिकुलर स्कूल की बात की जा रही है, कि उसके स्कूल के स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो वो जो स्कूल होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और उसके सबसेट्स अब डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे स्पीक करते हैं या उस लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को। तो उस हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से डिस्क्राइब किया हुआ है
कि क्या क्या सेट्स बन सकते हैं। तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर होगा। सो जैसे फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, z इंटीजर सेट था, द यूनिवर्सल सेट इज़ रैशनल नंबर। अब जब रैशनल नंबर मैं लेता हूँ, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या था, q। तो जो रैशनल नंबर का सेट है उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं इंटीजर। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ये z है तो ये मेरा q क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं उनमें जो होते हैं वो इंटीजर्स भी फॉल कर जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, q हमारा यूनिवर्सल सेट होगा और ये क्या होगा, उसका सबसेट होगा। नेक्स्ट है वेन डाइग्राम्स। अब मैंने ये बता दिया कि क्या सेट्स होते हैं, क्या सबसेट होते हैं, क्या कौन सा यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे। तो अब क्या होता है कि कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, उसमें हमें रिलेशंस बताने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। जो भी सेट होंगे, अगर सपोज करके एक सिचुएशन है उसमें 3-4 मेरे सेट्स हैं, तो उन सेट्स को मैं डिस्क्राइब करने के लिए क्या करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, जिस डायग्राम को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। उसके थ्रू हम रिलेशनशिप बताते हैं कि डिफरेंट सेट्स की क्या रिलेशन है आपस में। तो उस डायग्राम को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ये किसने दी थी, ये वाली डायग्राम दी थी जॉन वेन ने। इसमें क्या होता है, अब जैसे यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जो दूसरे वाले सेट्स होते हैं जो उस सिचुएशन के अंदर आ रहे होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। सो आगे मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें मैं वेन का और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसे डायग्राम बनानी है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि 25 मिनट हो गए हैं तो काफ़ी हो गया इस लेक्चर के लिए। सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा पार्ट 2, उसमें मैं बाकी के जो ऑपरेशंस होंगे उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा ऑपरेशन होता है सेट्स पे, और कैसे वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।